बनाने के अगर आप तरीके देखें आपके क्लास 10th में तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल सा बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन छोटा सा कितना कुछ सिखाने वाला है स्टूडेंट। 3 थ्योरम यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। स्किप करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीजों को जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप एग्जाम के बारे में भी आप नहीं सोच पाएंगे कि आप किस तरीके से उसको क्रैक करेंगे स्टूडेंट। ये बढ़ते हैं आगे और एक यूनिक पैटर्न अपने आप में इस तरीके का पहला क्वेश्चन अभी 57 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। इसमें से किसका वैल्यू पता है आपको? क्यू पी टी क्या बोल रहा हूँ, क्यों पीटी का वैल्यू आपको पता है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड के बारे में पहले भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आपको पी के 2 वैल्यूज मिलते हैं, आखिर दोनों में से कौन सही कौन गलत इसको कैसे डिसाइड करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट इसको पहली नजरों में जब देखते हैं तो इसको तो छोड़ने का सोच लेते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन है। एक ही चीज आपको पता होना चाहिए, क्या है वो। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उस बात को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर से ही अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहे हैं उन पैटर्न्स की, उन क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं जो कि आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023 के एग्जाम में पूछने के लायक है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक पैटर्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है स्टूडेंट आपके लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, जो कि होगा 50th क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio 4:5. If 24 is subtracted from each of them, then the resulting number will be in the ratio 2:3. The original numbers are, बिल्कुल एकदम सिली सा क्वेश्चन है, मान के चलिए स्टूडेंट बिल्कुल आराम से, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आखिर कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, 2 नंबर है, उनके बीच का रेशियो कितना है? 4:5 है। तो जैसे ही आपको 2 रेशियो वाला है इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, आप क्या मान लेंगे कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं? लेट द नंबर्स बी 4x एंड, या थोड़ा सा उन संख्याओं की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका 4x और 5x। इसी को मान लीजिए क्या दिया गया है? 4:5 दिया गया है, तो x लगा लेते हैं, वेरिएबल लेके चलते हैं हम लोग साथ, आप जानते ही होंगे। फिर इसमें कहते हैं आगे कि 24 माइनस करना है, तो 24 माइनस कर देते हैं। 24 माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4x माइनस 24, और ये हो जाएगा फिर से सेकंड नंबर 5x माइनस 24। अब जब इनका रेशियो निकाला जाता है स्टूडेंट, मतलब कि रेशियो मतलब क्या होता है आपका, इस तरीके से अपॉन में लिखना, तब इनका जो रेशियो है वो कितना आता है? 2:3 आता है। 2:3 आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत ही आराम से बनने वाला क्वेश्चन। इसको जब इसके साथ करेंगे तो 3 × 4x मीन्स 12x, और इसके साथ करेंगे तो 72 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 × 10x माइनस 48। अब x का मान आप निकाल लीजिए। x का मान जब आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि x को x की तरफ भेजिए, तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू, नंबर को नंबर के पास, तो माइनस 48 पहले से है, माइनस 72 इधर आ जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन। आगे यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपका 24। चूँकि प्लस साइन लगा हुआ है एक बड़े नंबर के साथ, इसीलिए हम जानते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसका भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू क्या आ गया आपका? 12 मिल गया। क्या ये नंबर है हमारा? नहीं स्टूडेंट, ये आपका नंबर नहीं है। आपने किसको नंबर माना है? 4x एंड 5x को। तो यहाँ से नंबर क्या हो जाएंगे आपका? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 × 12 मीन्स 48, और इसी तरीके से 5x इज इक्वल टू 5 × 12 मीन्स 60। ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कुछ कंडीशंस कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, और ए इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे स्टूडेंट, कि न्यून कोण क्या होता है ये जरूर बताएंगे आप कमेंट में, और उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्लास 10th में मैं ये बता दूं कि आपको जितने भी ए का वैल्यू मीन्स थीटा का वैल्यू पढ़ना है वो कितना पढ़ना है आपको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो चलिए इस तरीके से फिर आपको क्या निकालना है? इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4a। चलिए गिवन है आपके पास क्या? सबसे पहली बात की दिया है क्या? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपको दिया है। तब आपको वैल्यू निकालना है उसका। तो यहाँ से आप ज़रा देखिए, क्यों ना मैं साइन का मान निकालूँ यहाँ से। तो साइन का अगर वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे किया कि इसको मैंने ट्रांसफ़र करके इधर लेके आ गया। अब यहाँ से बताइए स्टूडेंट, क्या मैं साइन ए इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको एक सर्व समीकरण पता होगा, एक आइडेंटिटी कि क्या होता है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को यही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है, वैल्यू पूछा गया है किसका, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4a इज इक्वल टू कितना होगा। तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या रख सकते हैं आप, साइन ए रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आप साइन ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, साइन ए लिख देता हूँ प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4a, मतलब कि कॉस की पावर कितना है स्टूडेंट, कॉस की पावर 4 है। तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए की पावर पूरे की पावर 2 बना सकता हूँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इस तरीके से जब घात के ऊपर घात लगेगा स्टूडेंट, पावर तो मल्टीप्लाई होंगे ही। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि थीटा के साथ कभी भी आपको स्क्वायर नहीं लगाना है आप, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्या लिखा जा सकता है, फिर आप कॉस स्क्वायर को फिर से आप साइन पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर यहाँ बाहर में लगा हुआ है, इस पूरे की जगह आपने साइन पुट कर दिया। कहाँ से, यहाँ से, अभी अभी आपने निकाला वहाँ से। फिर आपको तो ये पूरा कितना दे दिया गया स्टूडेंट, 1 दे दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1, ऑप्शन में है क्या 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है। बट इसके अलावा भी बनाने के आपके पास तरीके हैं, वो कैसे, अब ज़रा देखिए सेकंड मेथड में आपको बताने वाला हूँ कैसे, कि आप क्या करिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4a इज इक्वल टू, आपको लिखना है ये ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से वही कहानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए और पूरे की घात 2। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपका वैल्यू वही आने वाला है, चाहे मर्जी आपकी कोई भी मेथड आप लगा लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे आपने निकाला है। जब कभी भी ऐसा दिया जाएगा कि ये और ये निकालिए, तो जो दिया जाएगा स्टूडेंट वहीं से आपको कुछ वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आराम से हम इसको समझेंगे। और अधिकतर स्टूडेंट इसको पहली नज़रों में जब देखते हैं तो इसको तो छोड़ने का सोच लेते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन है। एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या है वो, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उस बात को। तो आइए स्टूडेंट इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत कुछ सिखाने वाला ये क्वेश्चन है कि x एंड y वॉक 24 किलोमीटर ईच, x वॉक्स फास्टर देन y, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि x वॉक्स फास्टर देन y, सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वॉक इज 14 आवर्स, स्पीड ऑफ x इज। देखिए x और y क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और कितनी दूरी तय करते हैं, दोनों के दोनों ही आपके 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि x जो है y से ज़्यादा तेज गति से चलता है, ज़्यादा स्पीड से चलता है। ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ड यूज़ किया मैंने, ज़्यादा स्पीड से चलता है। तेज चलना का मतलब क्या, जाहिर सी बात है आप और आपके दोस्त साथ साथ चल रहे हैं, अगर आप उससे तेज आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। आप अगर बाइक में भी चल रहे हैं तो आप उससे अगर आगे निकलते हैं तो आप कहते हैं ना कि मैंने स्पीड से आपको बीट कर दिया। तो चलिए फिर इनके जो स्पीड का सम है स्टूडेंट वो कितना आता है, 7 किलोमीटर पर आवर आता है। दोनों का स्पीड अगर हम सम करें वो दोनों की स्पीड का तो कितना आता है, 7 किलोमीटर पर आवर आता है। फिर आपको निकालना क्या है, एक्स का स्पीड, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया गया है कि द सम ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वॉक इज 14 किलोमीटर की 14 आवर्स कि 14 घंटे लगते हैं इन दोनों को इस दूरी को तय करने में। मतलब कि चलिए कैसे कहा जा रहा है सर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या निकालना है आपको निकालना है स्टूडेंट इनका स्पीड। तो जो बातें क्वेश्चन किया जाता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि स्पीड ऑफ एक्स, ध्यान से समझिएगा 5 मार्क्स के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा आप शॉर्टकट हम करने की प्रयास करते हैं। तो स्पीड ऑफ एक्स मान लीजिए कि एस एक्स ले लूँ, स्पीड ऑफ एक्स इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्टूडेंट स्पीड हमने मान लिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
x इज इक्वल टू कितना है, दोनों के दोनों 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y कि y के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपका 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इनके जो स्पीड का सम है स्टूडेंट sx प्लस sy, ये कितना आता है 7 किलोमीटर पर आवर आता है। मीन्स sx कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब आगे ये दोनों के दोनों कितने दूरी तय कर रहे हैं, 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। और इक्वेशन बनेगा कैसे, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, मीनियर इक्वेशन मिल रहा है, दो वेरिएबल के साथ मिल रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलना चाहिए कि टू वेरिएबल्स मतलब कि टू इक्वेशन में टू इंफॉर्मेशन। तो दो इंफॉर्मेशन तो हमें मिल चुका है, एक है इनका सम और दूसरा है कि इस दूरी को तय करने में स्टूडेंट कितना समय लगता है इन दोनों को, कि दोनों के जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आपका 14 आवर्स लगते हैं इनका सम। तो अब जरा बताइए, दोनों के दोनों चलते हैं, दोनों के द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है आपका 14 घंटे हैं। अब एक का कैसे निकाला जाएगा, सबसे बड़ा पेंच फंसता है यहाँ पे कि एक का कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिए स्टूडेंट कैसे निकलता है ये चीज़ें, कि आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है। क्या आप एक रिलेशन जानते हैं इनके बीच, कि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, कि जब कभी भी आपको जो चीज़ दिया जाएगा उसमें ही आपको रिलेट करना है। जैसे कि दोनों के क्या दे दिया गया, इस दूरी को तय करने में लगे समय का जो वो कितना दे दिया है, टोटल टाइम दे दिया गया है 14 घंटे दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को समय में ही बदलना है। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास चाल है, आपके पास दूरी है, तय की गई दूरी है और कितना स्पीड से, तो x जो है x किलोमीटर पर आवर से और y जो है y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो यहाँ से आपको इसको फॉर्मूला को क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। समय कैसे निकलेगा, तो समय कुछ इस प्रकार से निकलेगा, दूरी बटे चाल निकले जाएगा स्टूडेंट। इसलिए टाइम टेकन बाई x, कब, जब वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तब कितना लेते हैं, तो x का कितना हो जाएगा टाइम, तो tx मान लीजिए, tx इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 24 ही है, चाल कितना है आपका x है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका इसका। इसी तरीके से y के लिए जब हम निकालेंगे तो ty मान के चलिए इसको, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। असली कहानी अब इधर है कि यहाँ पे दोनों का सम tx प्लस ty मीन्स 24 डिवाइडेड बाई x प्लस 24 डिवाइडेड बाई y, ये कितना आता है स्टूडेंट, ये आता है आपका 14। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ से कि आपको क्या चाहिए, आपको पूछा गया है केवल x का स्पीड। इसका मतलब इसको बनाने के अगर आप तरीके देखें आपके क्लास 10th में तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल सा बताने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल x निकालना है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को x में ही कन्वर्ट कर लें, इसको हम क्यों ना x में ही कन्वर्ट कर लें। तो क्या करना क्या है, y का मान निकाल लीजिए। तो कौन देगा y का मान, तो ये देगा y का मान। क्या निकल जाएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको कि सिंस y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें, चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 24x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स। y के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। आइए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x 7 माइनस एक्स। फिर यहाँ से आप जानते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व करना, इससे डिवाइड करेंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 24 7 माइनस एक्स। या थोड़ा सा और शॉर्टकट करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, इससे बड़ा हमें मल्टीप्लिकेशन जो होगा बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि 24 को कॉमन ले लेते हैं। हम 24 को कॉमन ले लेते हैं। तो 24 जब कॉमन आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर मिलेगा ये 1/7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। अब देखिए बिल्कुल सरल सा होगा ये 1/x
प्लस 1/7 माइनस एक्स, और इस 24 को ले जाइए इधर, क्योंकि अभी पूरा मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब कर सकते हैं आप एलसीएम, तो x 7 माइनस एक्स, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 माइनस एक्स, प्लस यहाँ से 7 माइनस एक्स से कटेगा तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7/12, आगे माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाय x, या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा या नहीं बताइएगा स्टूडेंट, मैं तो काट दिया हूँ इसको, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप जानते हैं इस बारे में कि ऐसा होता है, अगर नहीं जानते हैं तो बताइएगा। चलिए इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, 1/7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12। फिर से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आपको मिलेगा x माइनस 4 x माइनस 3, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आप नहीं जानते स्प्लिट करना मिडिल टर्म को तो आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 3 या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, और दूसरा चीज़ है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आप क्या करते हैं स्टूडेंट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के से आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं, गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और 3, बट क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो है x जो है y से क्या करता है, ज़्यादा स्पीड से चलता है, और x का मान दोनों में से कौन सा होगा, तो 4 होगा। x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स पर आवर, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और आगे के क्वेश्चन को अब समझने का प्रयास करते हैं। आगे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो 50 नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पे ही हम लगा देते हैं। तो द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा इज, कि आपको क्या बताना है, इनके निम्न संबंधों में कौन सा आपका सही है। तो आप ज़रा बताइएगा स्टूडेंट जल्दी से, ये आपका काम है क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि होगा आपका फिर से पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन या लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस p of x plus 3 minus p minus 3 is equal to 0 and 12x plus py minus p is equal to 0 has infinitely many solution is। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बट इसके पीछे छुपे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आपको p के 2 वैल्यूज़ मिलते हैं, आखिर दोनों में से कौन सही कौन गलत, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, ये इसके लिए आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हुए कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये ना केवल अनंततः अनेक हल के लिए, बल्कि आपको अद्वितीय हल के लिए या कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करना है समझते हैं ज़रा, कि अनंततः अनेक हल के लिए हम जानते हैं कि समीकरण निकाय के पास एक कंडीशन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर देता है, कौन सा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है स्टूडेंट, तब उसका क्या होता है, आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इसका अनंततः अनेक हल होता है। अगर नहीं तो नहीं होगा। तो इसी हम मान के चल रहे हैं कि p का मान निकालना है हमें, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका क्या होगा, अनंततः अनेक हल होगा। अब देखिए वैल्यू रखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जल्दी से हम बता देते हैं स्टूडेंट कि पहले वाले इक्वेशन में देखिए, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा, x का गुणांक होगा, ये होता है x1, y का जो होगा वो होगा y1, और ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म ये होता है c1। और इसी प्रकार से आपके इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये जो x का कोफिशिएंट है वो a2, ये हो जाएगा आपका y2 b2 और ये हो जाएगा आपका c2। चलिए अब वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a1 मीन्स p डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू b1 3 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू माइनस p माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस p।
माइनस और माइनस दोनों को हम कैंसिल करा देते हैं, तो ये आपके पास कंडीशन आ गया। अब निकलेगा कैसे पी का वैल्यू, तो निकलेगा कुछ इस प्रकार से कि आप क्या करिए स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पी यहाँ भी, पी यहाँ भी, पी यहाँ भी है, तीनों ही टर्म्स में पी हैं। उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो फिर बच गया पहला और आखिरी वाला, उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कौन सा सॉल्व नहीं करना है, कि कैसे आपका जल्दी से आंसर आ जाए। चलिए, अगर आप p/12 इज इक्वल टू 3/p करते हैं, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो p² इज इक्वल टू 36 मीन्स p का वैल्यू कितना आ जाएगा √6, और रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा +-6 मीन्स p का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, एक तो -6 और एक +6। यही मैं बता रहा था कि अब होगा कौन सा, ये डिसाइड करने के लिए आइए बढ़ते हैं आगे और एक और कंडीशन पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/p इज इक्वल टू p-3 डिवाइडेड बाई p। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 3p इज इक्वल टू 3p, या क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इतना लेंथी करने के बजाय p और p को कैंसिल करा देंगे, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p-3 मीन्स p इज इक्वल टू हो जाएगा +-3 इधर आएगा तो +3 6, p इज इक्वल टू +6 मिला है। तो आप यहीं से डिसाइड कर लेंगे कि क्या ये +6 आएगा या -6 आएगा। एक नज़र में देखो तो यहाँ पे लग रहा है स्टूडेंट, बट यहाँ पे एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि यही होगा। अब कहेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिए कि आप कुछ नहीं, आपको ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आपको कोई दो वैल्यू आता है स्टूडेंट, आप इसको पकड़ के कहाँ रख दीजिए, इस कंडीशन में रख दीजिए। आप इसको पकड़ के इस कंडीशन में रख दीजिए। अगर कंडीशन फॉलो होता है, जिस वैल्यू के लिए ये कंडीशन, क्योंकि ये किसका कंडीशन है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का ही कंडीशन है, और कब, p के वैल्यू के लिए ना, तो p के वैल्यू तो 2 मिल गया है, तो दोनों को आप रख के देख लीजिए, जिसके लिए सेटिस्फाई होता है मीन्स इक्वल आ जाता है, उसी का क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसके बावजूद भी आप जा सकते हैं p6, ये आंसर आ चुका है हमारा। बट मेन है आपका समझना कि आखिर कैसे सिचुएशन हैंडल करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप कर पाएँ। तो लेट पुट p इज इक्वल टू -6, यहाँ पे जब -6 पुट किया जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आपका -6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -6 -3 हो जाएगा ये, इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका -6। आगे जब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा तो -1/2 होगा, ये सॉल्व होगा तो -1/2। अच्छा, दोनों तो इक्वल आ गए, बट लास्ट वाले को देखें तो ये -6 -3 -9 बन जाएगा और -6, तो यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाई -6, दोनों को जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 3/2। अब क्या कंडीशन फॉलो हुआ, ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, p इज इक्वल टू -6 नहीं हो सकता। अब आपका काम है कि p इज इक्वल टू 6 रख के देखना क्या ये कंडीशन फॉलो होता है, अगर होता है तो वही आपका आंसर है। वैसे भी आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है वो। चलिए, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के इस पैटर्न का क्वेश्चन कर चुके हैं, बट आपको फिर से समझाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक नया फॉर्म में ये आ रहा है आपके सामने। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 7,1, 1,5 एंड 1,6। आपको क्या करना है, एक सेंट्रॉइड का क्या करना है स्टूडेंट, उसके ट्रायंगल जो है उसके ओरिजिन से क्या करना है, आपको इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आखिर ये होगा कैसे, आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं स्टूडेंट कि आप क्या करते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल ले लिए, उस ट्रायंगल में कोई भी वर्टेक्स उठा लीजिए, और उस वर्टेक्स से आप क्या कर लिए कि उसके अपोजिट साइड, इसके सम्मुख भुजा के जो मध्य बिंदु होता है उसको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन आपको मिलेगा, यही लाइन आपका क्या होता है, आपका माध्यिका होता है, मीडियन। और इसी तरीके से जब आप बाकी के वर्टेक्स से भी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये जो आपके मीडियंस आपको मिलेंगे वो एक ही पॉइंट से होकर क्या होते हैं, पास होते हैं। यही जो पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड केंद्रक कहलाते हैं। यही क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, और यही से को क्या बोला जाता है, केंद्रक कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, आपके ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो सबसे पहले बताइए, अगर आपको कहीं का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर से आपकी स्कूल, मैं कहता हूँ घर से दूरी बताइए,
अगर स्कूल नहीं बोला तो दूसरा बिंदु को, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं ना। तो आपको ओरिजिन पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? निर्देशांक 0,0। तो लेकिन इसका तो पता ही नहीं है, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जी से। तो आइए देखते हैं देयरफॉर इसका हम निकालते कैसे हैं। तो इसको हम निकालते हैं स्टूडेंट कुछ इस तरीके से कि सेंट्रॉइड जी ऑफ x, y अगर हम ले लें तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट्स देंगे, x के निर्देशांक, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 ये देंगे आपके y के। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 आएगा कहाँ से? तो ये देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि क्या होता है, ये x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। तो ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा x3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका g ऑफ x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या? 7 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 1 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 4। तो सेंट्रॉइड का जो है स्टूडेंट आपका क्या आ गया? ये आ गया 3,4, मतलब कि ये बिंदु का क्या आ गया? पता आ गया। इस पॉइंट का एड्रेस वही तो होता है कोऑर्डिनेट्स। अब कहाँ से आपको निकालना है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन का क्या होता है स्टूडेंट? ओरिजिन का क्या होता है? ओरिजिन इज इक्वल टू ओ 0,0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप जानते ही हैं। तो ओजी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x2 को क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए, और ये हो जाएगा x2 x1 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं क्या होता है आपका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 16 मीन्स अंडर रूट 25, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो कौन सा है जी ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर है ये आपका 5 यूनिट्स मीन्स ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा स्टूडेंट कमेंट में कि क्या बातें समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो भी बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया है, हमें और एक्सप्लेनेशन इस पर चाहिए। सो चलिए, क्योंकि इस पर मैंने डिटेल बात और पहले से कर चुका है स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं आपको। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक यूनिक पैटर्न अपने आप में इस तरीके का पहला क्वेश्चन अभी 57 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका कि इन अ ट्रायंगल angle BAC is equal to 90 degree, BD and CE are the medians, BD is equal to 6 cm and CE is equal to 8 cm, the length of hypotenuse BC is। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी तक का ये अलग ही पैटर्न है। यहाँ पे आपको मीडियंस दिए गए हैं और आप डायग्राम में देख पाएंगे कि मीडियंस किस प्रकार से बना हुआ है, और इसमें से आपको क्या निकालना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, उसका क्या निकालना है आपको? हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण को निकालना है। अगर डायग्राम की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। तो यहाँ से पहला मीडियन है आपका कुछ इस तरीके से कि ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, सॉरी ये है आपका ए, ये है आपका बी, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, क्वेश्चन में दिया है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा जो है आपका मीडियन है कुछ इस तरीके से, मीडियन है डी। आइए अब यहाँ पे BD का वैल्यू दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और इस CE का वैल्यू दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तब आपको इसको बताना है, देखिए दिया क्या गया है और निकालना क्या है, आखिर होगा कैसे? तो देखिए सबसे सिंपल है कि आप क्या मान लीजिए, सबसे पहली बात आपके कॉन्सेप्ट को बता दूं कि यहाँ जो है E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BA एंड सॉरी AC, हाँ E के लिए तो BA ही होगा, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। क्यों लिखवाया ये? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि E एंड D
क्या है आपके मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियन किससे मिलता है। अभी अभी मैंने बताया कि मीडियन जो है आपके किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही माध्यिका कहलाती है। तो ये रहा माध्यिका है। तो अब आपको क्या कर लेना है कि ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल होंगे, देयरफॉर हम जान चुके हैं कि बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए ई के इक्वल होगा। क्यों ना मैं इसको ए मान लूँ, ए मान लेता हूँ। इसी प्रकार से आपका AD जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, CD के इक्वल, इसको मैं B मान लेता हूँ। मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी A है, यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक B। अब देखिए इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में देखिए ABD, इस वाले ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट ABD ट्रायंगल ABD, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है और आपको कर्ण का मान दिया गया है, तो इनमें आपको एक रिलेशन बनाना है। कैसे बनेगा, तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के। हाइपोटेनस के जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और आपके बेस की स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो AB को आप देख पा रहे हैं कि A प्लस ए मतलब कि 2A, तो 2A का स्क्वायर स्टूडेंट, 2A का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ B का स्क्वायर, ये हो जाएगा B का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अब देखिए इन ट्रायंगल अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए AEC में देखिए ट्रायंगल AEC में अगर देखें तो यहाँ से अगर हम लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखिए यहाँ हाइपोटेनस कितना है आपका 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है आपका A स्क्वायर प्लस B, इस पूरे को अगर ले तो B प्लस B मतलब कि बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2B स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा स्टूडेंट कि दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 5A स्क्वायर और 5B स्क्वायर आएगा, तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से आगे जब मैं सॉल्व करूं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये मिल जाएगा आपका 20, ये मिल जाएगा 20। इस रिलेशन को जरा याद रखिएगा, आगे ये काम आने वाला है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। ये जो है हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को आपको लेना है और पाइथागोरस लगाना है, कुछ नहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही काम कर लेना है। तो अब लगाने वाला हूँ मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा BC का स्क्वायर इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए AB का स्क्वायर मीन्स A प्लस A 2A का स्क्वायर और AC का स्क्वायर मीन्स B प्लस B 2B का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका BC क्या निकल जाएगा, BC स्क्वायर या BC इज इक्वल टू निकल जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका स्टूडेंट कि 2A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2B का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आपका 4A स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 4B स्क्वायर। 4 और 4 दोनों ही कॉमन हैं तो ये हो जाएगा बाहर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आया है आपका 20 आया है। तो यहाँ से पहली बात तो ये कि 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा आपको 2 निकलेगा, क्योंकि 4 क्या है आपका स्क्वायर है, किसका है 2 का है। यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2, इसको क्या लिख सकते हैं आप 4 इंटू 5 जब लिख सकते हैं स्टूडेंट तो 4 फिर से बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 4 अंडर रूट 5, 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आया आंसर, चीज़ें किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो आपको मिल जाएगा ये सेंटीमीटर। 4 इंटू 5 रूट 5 सेंटीमीटर्स एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये है आपका आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस को। सो आई स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बेस्ड है आपके प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पर आधारित यह क्वेश्चन है कि इन ए बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स,
वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन। ये है सबसे मेन इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल से दिखने वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉक्स में 8 जो है आपके रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और आपको कुछ इस तरीके से बॉल निकालनी है कि उसमें ना तो आपका ब्लू बॉल आए और ना ही ग्रीन, तो कौन आना चाहिए? जाहिर सी बात है रेड की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन को कैसे आपको शो किया जा रहा है, कैसे आपके सामने लेके आया जा रहा है। तो चलिए इस तरीके से आप देखें तो रेड बॉल्स अगर बात की जाए, रेड तो रेड की कितनी है 8 है, ब्लू की अगर बात की जाए तो ब्लू बॉल्स कितने हैं 7 हैं, और आपके ग्रीन बॉल्स कितने हैं, ग्रीन जो है 6 हैं। तो यहाँ से आपको किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रेड के लिए निकालना है। तो आप जानते हैं क्या कि P ऑफ E मीन्स कितना हो, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि इसके फेवर में कितने हैं स्टूडेंट, कितने हैं 8 हैं, तो वो कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। और सम ऑफ कह दीजिए कि सबका सम कितना आ जाएगा 8 प्लस टोटल आउटकम्स, मतलब 8 + 7 + 6, तो 8 + 7 + 6 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल देखिए 2 लाइनों में बनने वाला ये क्वेश्चन है, और पेन और कॉपी उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरीके के क्वेश्चन में। बट मेन है यहाँ पे उस क्वेश्चन को समझना कि आखिर बोला किसके लिए जा रहा है। तो P ऑफ रेड के लिए बोला गया, रेड बॉल आपको निकालना था, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो जाएगा 8/21 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सरल सा क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको पता होगा कि किसी भी टर्म का अगर बात की जाए तो D के साथ क्या कर देते हैं हम, 1 माइनस करके उसको लिखते हैं। मीन्स क्या कह रहे हो सर कि इसका फॉर्मूला ज़रा मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आप बातों को नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट। फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। बताइएगा ज़रूर कि कौन इसको जानते हैं और कौन हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखकर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा an = a + n-1 × d। ये तो फॉर्मूला बाद की बात है, बट यहाँ पर अगर तुरंत देखें तो ये हो जाएगा a + क्या 10th टर्म बोला जा रहा है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा आपका, तो 9 × d कर दीजिए। 10th बोला गया है तो 9 × d के साथ 1 माइनस करके, ये देखिए 10 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, इक्वेशन नंबर 1। और 60th टर्म कितना है आपका, वो है आपका स्टूडेंट 10। तो 60th टर्म की बात है, n का वैल्यू अगर 16 है तो यहाँ पे कितना 15d = 10, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट तो D निकालना है और आपको 26 टर्म को बताना है, 26वें पद की मान बताना है। तो सबसे पहले तो A और D चाहिए आपको उसको निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो माइनस कर दीजिए इनको। जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो A से ये कैंसल, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस ये -6D = यहाँ पे हो जाएगा -6। तो D का मान आ जाएगा 1, D का मान 1 आ गया है। इस तरीके से फिर देयरफॉर A का मान कैसे निकलेगा, A का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए दोनों में से, तो A का मान निकल जाएगा तो A + 9D मतलब कि D का मान है -1 = यहाँ से हो जाएगा 16। तो A का मान आ जाएगा आपका -9। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। इस तरीके से A का मान आ जाएगा आपका 25। A का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, 26वें पद का मान निकालना है। देयरफॉर A 26। तो n के जगह पे हम क्या रख दे हैं स्टूडेंट, n के जगह पे रख दिए हैं हमने 26। तो A के मान आया है आपका 25 प्लस n-1 मतलब कि 26 - 1 इंटू आपका हो जाएगा कितना, इंटू D - 1। तो A 26 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस साइन के साथ गुना होगा जब, तो ये हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से 0। तो 26वें पद का मान आ गया 0 और A का मान आ गया 25 और D का मान आ गया 1। और क्वेश्चन में एक वर्ड है जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो इसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, केवल क्रमशः शब्द के कारण, कि आखिर इसका मीनिंग क्या है कि 10वें पद का मान 16 और 16वें पद का मान 10 है। तब आपको सार्वांतर व क्या निकालना है स्टूडेंट, 26वें पद के मान को क्रमशः बताना है। तो पहला नाम किसका लिया गया, सार्वांतर, तो सार्वांतर 1 और इसमें आ गया है आपका क्या 0। तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, चलिए एक बार ज़रूर से मैच कर लेंगे हम, कुछ मिस्टेक एग्जैक्टली स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है।
कि हमने 16 माइनस 10 किया है तो -6 मैंने लिखा है, बल्कि ये प्लस होगा क्योंकि 16 क्या है पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1। चलिए यहाँ पे मतलब माइंड में तो था बट यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये -1 एंड 0 आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फिर से एक सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वो तरीका होगा जिसमें आपको केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक वो तरीका होगा जब आप उसको नहीं जानेंगे तब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे दिया गया है, एक सर्कल दे दिया गया है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है आपका O, और इसके एक्सटर्नल पॉइंट टी से मतलब बाह्य बिंदु टी से क्या किया जा रहा है, दो आपके टेंजेंट्स स्पर्श रेखा क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, बनाए जा रहे हैं। तब आपको क्या करना है कि पी टी क्यू इसका मान कितना दे दिया गया है आपका 32 डिग्री दे दिया गया है, 32 अंश आपको दे दिया गया है। तब आपको इसका मान बताना है कितना होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए यहाँ पे तो इस पर रिलेटेड इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं 5 मार्क्स का इसको प्रूव करने के लिए। तो उसके थ्रू अगर हम जाएं स्टूडेंट तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे कि जब कभी भी इस तरीके का केस मिलेगा कि टू टेंजेंट्स आपके क्या किए जा रहे हैं, आपके ड्रॉ किए जा रहे हैं, और वहीं पे बनने वाला जो एंगल है उसको और यहाँ पे बनने वाले एंगल के बारे में अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इसमें कि ये जो होता है कुछ इस तरीके से रिलेशन मिलेगा आपको, पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये होता है आपका एंगल पी टी क्यू जो होता है इक्वल होता है आपके डबल किसके, यहाँ पे बनने वाले एंगल का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ पी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो होता है यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो इनके पास इस तरीके से बनने वाला यहाँ पे जो बनता है एंगल उससे क्या होता है डबल होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पी टी क्यू का मान तो है आपका 32 डिग्री और आपको ओ पी क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा आपका ओ पी क्यू। अब यहाँ से आप जानते हैं कि ओ पी क्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 डिग्री। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। बट अगर आपको ये रिजल्ट याद ना रहे तब आपको कैसे करना है, तब आपको समझिए बातों को कि कैसे आखिर आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मान लीजिए कि इसको मैं क्या लिख लेता हूँ θ1, ध्यान से समझिएगा θ1, इसको मान लीजिए कितना θ2 मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए θ2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए θ3 और जिसको हमें फाइंड करना है उसको मान लीजिए आप θ4। देखिए अब आप अगर ध्यान से देखें तो पी टी क्यू आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल पी टी क्यू में अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी, इन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो एंगल टी है आपका θ1, एंगल क्यू है आपका θ2 और एंगल 3 है आपका कितना स्टूडेंट आपका एंगल पी है आपका θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, मैं अभी इस तरफ नहीं गया हूँ, यहीं पे मैं रुका हुआ हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे θ3 θ2 ये हो गई बातें। अब देखिए यहाँ से कि कुछ रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ फिर से कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स होते हैं उनके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थ्योरम ही है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती है। तो टीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, TQ हो जाएगा। और जरा बताइए कि किसी ट्रायंगल के, ये देखिए ध्यान से समझिए इसको, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P। मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल हैं। तो किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो वो क्या कहलाता है आपका, पहली बात तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है वो। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस इसके अपोजिट एंगल Q और इसके अपोजिट एंगल P, एंगल Q और एंगल P भी इक्वल होंगे। और एंगल Q है आपका θ2 और ये है आपका θ3। देयरफॉर सिंस हम मान सकते हैं कि जो होगा θ2 इक्वल होगा θ3 के। देयरफॉर θ1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका तो वैल्यू मुझे दिया गया है कितना 32 डिग्री। और यहाँ पे मैं θ2 की जगह पे θ3 की जगह पे θ2 पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2θ2 मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 32, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2θ2 इज इक्वल टू, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 148। और इस तरीके से θ2 का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, θ2 का मान आ जाएगा यहाँ से अगर आप इसको तो 74 डिग्री इसका मान आ गया। बट आपको क्या चाहिए, आपको तो इसका वैल्यू चाहिए, आपको तो इस θ4
4 का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से फिर से समझिए कि यहाँ पे एक और फिर से आपको क्या थ्योरम पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको बताया, सेकंड फिर से आपको एक थ्योरम बताया, थर्ड एक और थ्योरम। एक क्वेश्चन छोटा सा कितना कुछ सिखाने वाला स्टूडेंट, 3 थ्योरम यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या है। स्किप करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीज़ों को जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप एग्जाम के बारे में भी आप नहीं सोच पाएंगे कि आप किस तरीके से उसको क्रैक करेंगे स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, हम जानते हैं कि किसी भी सेंटर, सर्कल के जो सेंटर से रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिंस, ध्यान से समझिएगा, ओ पी क्यू एंगल, ओ पी क्यू प्लस एंगल इसको समझिए क्यू पी ई, क्यू पी टी एंगल क्यू पी टी, इन सबको मिलाकर कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। इसमें से किसका वैल्यू पता है आपको, क्यू पी टी क्या बोल रहा हूँ, क्यू पी टी का वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से कितना है, थीटा 2 और थीटा 3 तो इक्वल है, तो 74 रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 74 रख सकता हूँ। ओ पी क्यू तो मुझे फाइंड करना है, 74 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ से अब जब सॉल्व करेंगे तो ओ पी क्यू का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 16 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप निकालने वाले हैं इसको। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट। आप ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। इसके थ्योरम्स को आप अपने एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं, आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करके कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी जल्दी से करते हैं और कंप्लीट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर आधारित, द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर देन। कि मतलब कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण क्या दे दिया गया है, ax² + bx + c = 0। और आप जानते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं, जहाँ पे a बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो इसमें जो है पहला रूट जो है अगर आप मान लें तो दूसरा रूट क्या होगा, उससे डबल होगा। लेट अगर मैं मान लूँ अल्फा है, अल्फा और बीटा इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो अल्फा मान लीजिए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा। ये जो बीटा इससे क्या है आपके डबल हैं, पहले वाला ये हो गया, दूसरा वाला इसके क्या है, डबल है। तो अगर पहला अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है। अब इस केस पे आपको क्या निकालना है, इसके जो है आपको वैल्यूज निकालने हैं कि कौन कौन से हैं। चलिए तो इनके बीच अच्छा रिलेशन निकालना है, इनके रिलेशन निकालना है। आखिर रिलेशन निकलेगा कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी शामिल हो रहे हैं। तो रूट्स में ए बी सी आखिर शामिल होते कैसे हैं, तो आपको याद होगा स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण के मूल एवं इनके गुणांकों में संबंध नहीं पता, कोई बात नहीं, आई बटन पे लिंक मैं लगा दूंगा, बिल्कुल आप जाके बिल्कुल डिटेल में इस बात को समझ सकते हैं स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, लेकिन बीटा का मान कितना है आपके पास, 2 अल्फा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/3a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका गुणनफल क्या होते हैं स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा का मान तो आप जानते हैं कितना, 2 अल्फा है। तो अल्फा इंटू 2 अल्फा तो c/a, फिर से यहाँ से 2 अल्फा का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा, c/a हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखिए अल्फा का मान मैं रख सकता हूँ, अल्फा का मान क्या रख सकता हूँ, 2 इंटू अल्फा के जगह पे तो मैं ये रख सकता हूँ -b/3a का स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 -b का स्क्वायर मीन्स b², और इसका हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर मीन्स 9, और a² इज इक्वल टू c/a। आगे जब देखते हैं तो ये हो जाएगा 2b² डिवाइडेड बाय 9a² इज इक्वल टू c/a। एक ए से एक ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ये कितना, 2b², तो यहाँ बचेगा 9a और c के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ऑप्शन में कौन से नंबर पे दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को जो कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए। हाइट एंड डिस्टेंस का ये है आपका, लेकिन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है एक नए पैटर्न के साथ,
और एक नए तरीके का क्वेश्चन है, बट बनने में बड़ा ही आसान, बहुत ही जल्दी से हम इसको कर लेंगे। सबसे मेन है आपका इस क्वेश्चन को समझना। तो चलिए क्वेश्चन है क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको लाइट हाउस चाहिए। चलिए लाइट हाउस बना लेते हैं। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ कुछ इस तरीके से समुद्र किनारे लगे होते हैं जहाज़ों को देखने के लिए, वही है। अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 शिप्स हैं और कहाँ है, समुद्र तल पे हैं, और समुद्र तल पर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। सबसे मेन बात यही बताना ज़रूरी है कि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो मान लीजिए कि एक नाव यहाँ पे है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये हो गया उसका समुद्र तल, और दूसरा नाव कहाँ पे है, दूसरा नाव मान लीजिए कि यहाँ पे है स्टूडेंट। तो जितना पास रहेगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना दूर रहेगा उतना छोटा एंगल बनेगा। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, और इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए पी। इसका हाइट दे दिया गया है कितना, 80 मीटर। अब आपको निकालना है इसमें क्या, दोनों नावों की बीच की दूरी, दोनों नावों की बीच की दूरी निकालना है आपको, बिल्कुल, बिटवीन द 2 शिप्स। ठीक है, मतलब कि ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आपको अगर मानना है तो मान सकते हैं एक्स, मैं तो बिना माने आपको निकालने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। देखिए पहले ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू अगर आप 45 डिग्री लगाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स लंब बटे आधार, तो पी क्यू बटे ए क्यू हो जाएगा। पी क्यू बटे ए क्यू, तो 45 डिग्री का मान तो होता है 1, और पी क्यू का मान है 80 डिवाइडेड बाय ए क्यू। दैट मीन्स ए क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 80 मीटर आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। समझ में आई क्या बातें, बिल्कुल आएगी। 80 मीटर आ गया, यहाँ तक का वैल्यू तो पता चल गया। अब यहाँ का मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बारी बेस क्या है, बी क्यू है स्टूडेंट, इस बारी क्या है, बी क्यू है। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू, बट पी क्यू कितना है, 80 है, और बी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस ए क्यू, ए बी प्लस ए क्यू, और यहाँ से इसका वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय ए बी का वैल्यू आपको तो निकालना है क्योंकि दोनों नावों के बीच की दूरी है वो, और ए क्यू का वैल्यू है ए क्यू का वैल्यू है कितना आपका 80 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस 80 इज इक्वल टू 80√3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 80 को इधर भेजिए, नंबर को नंबर के पास, ए बी को रहने दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 80√3 माइनस 80। इस तरीके से 80 को आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये है आपका आंसर। और ऑप्शन की बात की जाए तो कौन से नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टूडेंट। ये इस तरीके से आज हमने लगभग 12 क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ सॉल्व किए हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये हमारे वीडियो लेक्चर्स बेनिफिशियल हो रहे होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। और आने वाले कुछ दिनों में हम 9th का भी वीडियो लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, सो सपोर्ट करिएगा इसी तरीके से। बट बहुत जल्द हम इसके बारे में अनाउंस करेंगे। अभी थोड़ी सी कुछ और उससे रिलेटेड जानकारियाँ लेने बाकी है, या यूँ कहें कि उसकी तैयारी थोड़ी सी बाकी है। बाकी हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे स्टूडेंट 9th के जो है वीडियो लेक्चर्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे साथ बने हुए लगातार, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें स्टूडेंट, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमने 3000 भी कंप्लीट कर लिया है। सो एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद।